बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है वो कंपाउंड का पार्ट 2 है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है ना कंपाउंड पार्ट 1 कर चुके हैं। जो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो सबसे पहले वही वीडियो वॉच कर लें, क्योंकि उसमें तमाम वो बेसिक कंसेप्ट हैं, आप उनको पहले समझेंगे तभी आपको पार्ट 2 की जो है ना सही तरीके से समझ आएगी। तो बग़ैर वक्त के ज़िया के हमारे पास आज का जो टॉपिक है एक छोटा सा टॉपिक है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड पढ़ेंगे, जो कि 2 टाइप्स होती है। कौन सी होती है? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था वो ये था कि कंपाउंड को जानना ज़रूरी है। कंपाउंड के लिए 3 मेन बातें थीं। नंबर 1 हमारे पास ये था कि कंपाउंड तब बनता है जब 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट, सेम नहीं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम आपस में जब जुड़ते हैं तो तब जाकर आपके पास क्या बनता है? एक कंपाउंड बनता है। जैसा कि H2O है, इसमें हाइड्रोजन भी है और क्या है? ऑक्सीजन है। 2 मुख्तलिफ एलिमेंट हैं। HCl है, H और है, क्लोरीन और है। दूसरी ये थी कि वो जो एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट जुड़ते हैं उनका केमिकली कंबाइंड होना, मतलब उनका रिएक्शन होता है वो फिज़िकली ऐसे सिंपल जुड़े हुए ना हो, बल्कि उनका केमिकली बहुत मजबूती के साथ उनका एक रिएक्शन होता है, बांड के ज़रिए जुड़ा होना ज़रूरी है। और तीसरी बात यह है कि जो एलिमेंट्स के एटम मिलते हैं उनका एक ना फिक्स रेशो बाई मास होना चाहिए, मतलब एक फिक्स निस्बत के साथ जुड़े होने चाहिए। जैसे कि आपने H2O का पढ़ा था, उसमें आपके पास जब तक H2 यानी कि 2 ग्राम पानी नहीं होगा और ऑक्सीजन 16 ग्राम ऑक्सीजन नहीं होगा तो टोटल 18 ग्राम बनता है इसका। अगर इस रेशो में ये नहीं होंगे, जिसको मज़ीद सिंपल हमने करके पढ़ा था 1:8 में, अगर ये नहीं होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो ये पानी नहीं बनेगा, फिर कुछ और कंपाउंड बन जाएगा। तो बहरहाल ये 3 बातें थी कि डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, उसके बाद केमिकली कंबाइंड होना चाहिए, और तीसरा इनकी फिक्स रेशो बाई मास होना चाहिए। तो ये कंपाउंड था। आज हम उसी की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या एक आयनिक कंपाउंड है, दूसरा कौन सा है? कोवलेंट कंपाउंड है। देखिए इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इनके डिफरेंसेस के पॉइंट भी इंशाल्लाह पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। आयनिक कंपाउंड में एक जो अहम बात है ना, इनके दरमियान एक बांड होता है, उस बांड का नाम होता है आयनिक बांड। और इसी तरीके से जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, इनको कोवलेंट कंपाउंड इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर एक बांड पाया जाता है, जिसके ज़रिए बांड वो इस चीज़ को बोलते हैं। अभी हमारा टॉपिक आएगा आगे, उस पर हमारा पूरा चैप्टर है जिसमें हम मुख्तलिफ बांड्स के बारे में पढ़ेंगे। बांड वो चीज़ होती है जो किसी 2 एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। समझ आ रही है? मसलन ये जैसे कैप है, इसको एक जोड़ के रखा हुआ है। इसी तरीके से जो कंपाउंड के एटम होते हैं आखिर किसी तरीके तो जुड़े होंगे, वो जो जोड़ने की सलाहियत होती है वो इस बांड बोलते हैं। तो एक बांड की ये किस्म है, इनकी जो डिटेल है इंशाल्लाह हम वो चौथे चैप्टर में तफसील के साथ पढ़ेंगे। आयनिक बांड भी पूरा टॉपिक वहाँ पर, कोवलेंट बांड भी, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा करके हम सरसरी सा समझ लेते हैं ताकि हम इन कंपाउंड्स की टाइप्स को आसानी से समझ सकें। कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास कौन सा होता है? आयनिक बांड होता है। कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कौन सा होता है? कोवलेंट बांड होता है। ये आयनिक बांड किस तरह का होता है? देखो नाम से ही ज़ाहिर है आयनिक बांड, इसमें ये जो बांड होता है ये आयंस के बिटवीन होता है, मतलब आयंस के दरमियान होगा। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपके पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड नमक, खाने का नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं आम, इसमें एक सोडियम का आयन है, दूसरा कौन सा है? क्लोराइड का आयन है। तो ये मुख्तलिफ 2 जब पॉजिटिव नेगेटिव कशिश करके ये आयन मिले होते हैं तो ये आयंस के दरमियान जो बांड बनता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जो इन आयंस के दरमियान कशिश के ज़रिए से जुड़ी होती है। तो इन आयंस के दरमियान जो बांड होता है आयनिक बांड एक तरह से। दूसरी बात, इनकी सबसे अहम निशानी एक और ये है कि ये वाला जो बांड हमारे पास बनता है ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। इसको अहम पॉइंट है, याद रखिएगा। आयनिक बांड ऐसा बांड होगा जो हमारे पास मेटल और किसके दरमियान? नॉन मेटल। जैसा कि सोडियम क्लोराइड है, इसमें सोडियम मेटल है, जो क्लोरीन है ये क्या है? ये नॉन मेटल है। तो ये इस बांड की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। ये चंद एक मैं सिर्फ की पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसकी मज़ीद वजाहत इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा इनमें यह है कि ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र से बनता है, इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली से बनता है। इसमें मेटल इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है
और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करना होता है, हासिल करने वाला होता है। तो मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देता है, नॉन मेटल को। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, मुंतकिली होती है, ट्रांसफ़र होती है। इसी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव उसके ऊपर बनता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन खारिज करती है, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, हासिल करती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल हासिल करने वाली है, और जो मेटल है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, देने वाला है, यहाँ पर खारिज करने वाला है। सो ट्रांसफ़र होती है मेटल टू नॉन मेटल। ये एक चंद एक बातें थी जो कि आयोनिक बॉन्ड के मुतालिक थी, जो कि बेसिक इस तरह से, और भी काफ़ी सारी मिसालें मैं आपको दे देता हूँ, जैसा कि KCl है, पोटाशियम क्लोराइड, ये भी इसी में आता है, KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, ऐसे काफ़ी सारी मिसालें हैं, अगर आप करना चाहें तो उनको देख सकते हैं। तो यहाँ एक सिंपल की पॉइंट क्या बना, आयोनिक कंपाउंड की तारीफ सिंपल कैसे बनेगी, सादा लफ्ज़ों में, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर, जिनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाए, आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। और ये वाला आयंस के दरमियान होता है, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र से बनता है। ये चंद एक मैंने मिसालें दी हैं ताकि आपको आयोनिक बॉन्ड में किसी तरह का मसला ना हो। बाकी डिटेल इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से थोड़ा सा कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये इसकी सबसे बड़ी बात यह है, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डालने से बनता है। जैसा कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपके पास HCl है, ये एक कंपाउंड है। क्यों, कंपाउंड की सबसे बड़ी शर्त क्या होती है, दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम मिलें, एक हाइड्रोजन है, दूसरा कौन सा है, क्लोरीन है। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि जब ये जो एक बॉन्ड बना होता है Na और Cl में, ये जो एक बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड इनके दरमियान, इसको सिंपल ऐसे भी लिख देते हैं और लाइन लगा दें तो ऐसे बॉन्ड, एक बॉन्ड के अंदर ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बनता है। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है ना H और Cl के दरमियान, ये हिस्सा डालते हैं। एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है, हाइड्रोजन का। इसके इलेक्ट्रॉन को मैं थोड़ा ऐसे क्रॉस लगा देता हूँ ताकि आपको मिक्सअप ना हो। तो ये जो बॉन्ड बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है, हाइड्रोजन का, दूसरा किसका होता है, क्लोरीन का। तो इस तरीके से ये एक बॉन्ड बना लेते हैं, और ये एक बॉन्ड किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। उससे नेक्स्ट एक फ़र्क ये है, ये दोनों इसके अंदर जो बॉन्ड बनाने वाली होती हैं, ये नॉन मेटल और क्या होती हैं, नॉन मेटल होती हैं। यहाँ पर क्या था, मेटल और नॉन मेटल, यहाँ पर दोनों की दोनों क्या होती हैं, नॉन मेटल। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल है। ये आपको मेन याद रखना है। उसके बाद इनकी चंद एक एग्जांपल मज़ीद भी आपको मैं बता देता हूँ, जैसा कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल H2SO4 है, ठीक है, ये भी आपके पास क्या बनता है, एक कोवलेंट बॉन्ड रखता है। इसी तरह से आपके पास पानी, मशहूर एग्जांपल है H2O, इसके अंदर भी कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये दोनों नॉन मेटल होती हैं, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के नतीजे से बनता है। तो बहरहाल यहाँ मेन पॉइंट ये क्लियर समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो नॉन मेटल और नॉन मेटल में हो, या ये चंद देखिए एग्जांपल हैं, तो उस चीज़ को ऐसा बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। और जिन कंपाउंड्स में पाया जाता है, जिन कंपाउंड्स में पाया जाता है, उन कंपाउंड्स को इसी कोवलेंट बॉन्ड की वजह से क्या बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड का नाम दिया जाता है। आई होप आपको इन केस मेजर डिफरेंस का पता होगा। बाकी अगर कोई कमी बेशी होगी इंशाल्लाह चौथे चैप्टर में डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे कि आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इन जो है आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स के मेजर डिफरेंसेस देख लेते हैं, जो कि आपकी कोर्स के मुताबिक हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसका जो पहला डिफरेंस हमारे पास सामने आया वो ये है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होंगे वो वाले कंपाउंड होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड होता है, और कोवलेंट कंपाउंड्स के पास कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। उसके बाद इसका जो दूसरा डिफरेंस है, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मालिक्यूल। इंडिपेंडेंट बोलते हैं किसी चीज़ को फ्री या सिंपल आज़ाद मालिक्यूल जिनको बोलते हैं, जो अलग थलग रह सकते हों, किसी के साथ जुड़ के ना रहते हों। ये वाले जो आयोनिक कंपाउंड के मालिक्यूल होते हैं, ये अलग नहीं रह सकते, ये जुड़ कर रहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ना एक नमक का एक बड़ा सारा क्या टुकड़ा है, जैसे कि नमक का ब्लॉक होता है, चंक होता है,
उसके दरमियान NaCl को एक नहीं होता। इस जैसे कई हज़ारों सैकड़ों हमारे पास क्या होते हैं, NaCl के मालिक्यूल इसके अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब ये NaCl के मालिक्यूल अलग थलग नहीं होते बल्कि जुड़े होते हैं। अगर मैं आपको सादा लफ्ज़ों में समझाऊं तो जैसा कि मान लो अगर आपके पास एक सोडियम का आयन है, क्योंकि NaCl में क्या होता है, एक Na+ होता है, दूसरा कौन सा होता है, Na, उसके साथ क्लोराइड आयन होता है। तो इसको अपोजिट चार्ज घेर के रखते हैं। मसलन सोडियम का आयन है ना, उसको घेरने वाले कौन होते हैं, क्लोराइड। इधर से भी घेर लेता है, यहाँ से भी क्लोराइड आयन, ये हर साइड से इसको क्या कर देता है, जो है इसको क्लोराइड आयन घेरे में ले लेते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर उल्ट मैं कर दूं, जैसे कि क्लोराइड का आयन है, इसको क्या करते हैं, सोडियम घेर लेते हैं। Na+ होगा, यहाँ पर भी Na+ होगा, ऐसे Na+ सोडियम का आयन यहाँ पर भी सोडियम का आयन, ऐसे हर साइड से सोडियम आयन किसको घेर लेता है, क्लोराइड आयन को। अगर आप गौर से देखें तो अपोजिट चार्ज, अगर सोडियम के ऊपर प्लस है तो उसको नेगेटिव वाले घेर रहे हैं, अगर क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है तो उसको प्लस वाले सोडियम घेर रहे हैं। तो अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, घेरे में लेकर रखते हैं। तो देखो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ से इसको एक सोडियम क्लोराइड को अलग करना, यहाँ से एक को अलग करना इंतहाई मुश्किल बात है। समझ आ रही है। यहाँ से इसको अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो सोडियम के आयन होते हैं, अब इसको मज़ीद इधर से 5-6 ने घेरा होगा तो हर आयन, ये तो मैंने सिर्फ एक की बनाई है ना, इस तरह से इसको भी आगे से मज़ीद सोडियम ने घेरा होगा। यही वजह होती है कि सोडियम और क्लोराइड के आयन को यहाँ से निकाल कर खाली सिर्फ एक NaCl अलग करना मालिक्यूल में बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से ये आपको अलग नहीं मिलते। जहाँ भी मिलेंगे काफ़ी सारे कम्प्लेक्स हालत में पेचीदा तरीके से आपस में जुड़े बड़े बड़े क्या होंगे, जैसे कि नमक का ब्लॉक है, इसमें कई सोडियम और क्लोराइड के आयन इकट्ठे होंगे, आपको आज़ाद हालत में नहीं मिलेंगे। अगर आपसे पूछें कि आयनिक कंपाउंड क्यों आज़ाद हालत में नहीं होते, क्योंकि आप बोलेंगे उसमें अपोजिटली चार्ज है आपस में इस तरीके से कशिश किए होते हैं और बहुत मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। वहाँ से एक मालिक्यूल को अलग करना क्या होता है, मुश्किल होता है। यही वजह होती है कि ये एक तो आज़ाद हालत में आपको नहीं मिलते। दूसरा, ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, 3 डायमेंशनल बोलते हैं। कोई भी चीज़ हो उसको आप हवा में लो, स्पेस में लो, और उसको आप हर साइड से देख सको, एंगल से, ऊपर नीचे साइड से, हर लिहाज से उसको क्या करो, चेक कर सको, उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी चीज़ को चेक करना। तो इनके मतलब हर एंगल से X, Y, Z तीनों एंगल से आप इसको चेक कर सकते हो। और ये सराउंडेड बाई अपोजिटली चार्ज आयन, और एक दूसरे को क्या करते हैं, एक तो अपोजिट चार्ज, दूसरा अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आपको मैं इसकी एक सादा सी मिसाल दे देता हूँ, मज़ीद सिंपल सी, ताकि आपको ये 3 डायमेंशनल की समझ आ जाए। देखें, अगर आप एक नमक के यूनिट की अगर आप माइक्रोस्कोप से इसकी जो देखें ना, इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो वैसे क्यूब डब्बे, एक क्यूब के डब्बे की तरह से होती है। अब ये वाला एंगल कौन सा होता है, ये इसके अंदर X होता है, ये वाला क्या होता है, Y होता है, ये वाला कौन सा होता है, Z होता है। हर जगह पर इनका कोई ना कोई एक एंगल होता है। अगर मैं इसको बाहर निकाल कर देखूं तो कुछ इस तरीके से आपके पास नज़र आ रहा है। ये आपके पास यहाँ पर क्या है, ये X है, ये Y है, ये कौन सा है, Z है। जैसे एक दीवार का कोना नहीं होता, दीवार में एक साइड ऊपर, दूसरी नीचे, तीसरी इस साइड पर, तो X, Y, Z तीनों तरीक़ों से इसके अंदर ये बड़ी एक पैटर्न और तरतीब के साथ इनमें क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं और बहुत ही मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। अपोजिटली चार्ज ने घेरा होता है, 3 डायमेंशनल लैटिस के अंदर मौजूद होते हैं, X, Y, Z तीनों एंगल से मौजूद होते हैं, और इसी वजह से ये आज़ाद मालिक्यूल में आपको नहीं मिलते। लेकिन अगर आप इनकी बात करें, ये आपको आज़ाद मालिक्यूल की शक्ल में आसानी से मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपके पास एक पानी का गिलास है, बात को समझिएगा। पानी के गिलास में कई सारे पानी H2O के क्या होते हैं, मालिक्यूल मौजूद होते हैं। अगर आप इसमें से एक ड्रॉप को बाहर निकालो तो वो एक H2O का मालिक्यूल होगा, ठीक है। उसको मतलब H2O का मालिक्यूल अलग कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। अब जो खसूसियात इस पानी के एक कतरे की होंगी वही पानी के पूरे गिलास की होंगी। मतलब पानी का, फॉर एग्जांपल, जैसे पानी का पूरा गिलास है, उस हमें पता है उसका कोई रंग नहीं होता, वो बेजायका होता है, ठीक है। ये चंद एक बेसिक बातें। सेम उसी एक कतरे की भी होगी, उसका भी कोई कलर नहीं होगा, उसकी भी सारी खसूसियात क्या होंगी, वैसी होंगी जैसी पूरे पानी की गिलास की है। तो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस देखने को ये मिल रहा है
यहाँ से पानी के गिलास में कई हज़ारों मालिक्यूल पानी के हैं, उनमें से एक मालिक्यूल को अलग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा सीन नहीं था। यहाँ अगर आप एक पानी के मालिक्यूल को समझ ले तो समझ लो आप पूरे पानी के मालिक्यूल की स्ट्रक्चर साख सबको क्या आपने समझ लिया, क्योंकि जैसा एक पानी का मालिक्यूल वैसा पूरे पानी के जो गिलास है उस पूरे की वही खसूसियात हैं। तो दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मालिक्यूल, एक तो ये अलग हो सकते हैं, मतलब मालिक्यूल की शक्ल में, इसका मतलब इसको अलग कर सकते हैं। अगला पॉइंट, अ सिंगल मालिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। मैंने वही बोला है, एक सिंगल मालिक्यूल बिल्कुल वैसा होगा जैसा उसका पूरा कोवलेंट कंपाउंड होगा। जैसे ये पूरा का पूरा पानी का एक कोवलेंट कंपाउंड हो गया और उसमें से एक सिंगल मालिक्यूल वैसा है जैसा पूरा पानी का गिलास है। तो ये इसके बारे में यहाँ पर पॉइंट है। आई होप आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। अब इसका चौथा और पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो चौथा पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि इनके आयोनिक कंपाउंड्स की हाई मेल्टिंग और क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। देखो किसी चीज़ का, किसी भी सॉलिड का पिघल जाना वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। किसी चीज़ का बॉयल कर जाना, उबलना, वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर वो बॉयल करता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर वो पिघलता है उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट कंपाउंड्स के लो होते हैं। इसकी वजह क्या है, वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका एक अहम पॉइंट ये भी याद रखें, जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना वो कोवलेंट बॉन्ड से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ये पॉइंट ध्यान में रखिए, आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। यही वजह होती है। देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है जो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं ना वो आपस में कितनी मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। वो जितना ज़्यादा स्ट्रांगली आपस में मजबूती के साथ जुड़े होंगे उनको अलग करना उतना क्या होता है, मुश्किल। जब आप एक पानी को उबालते हो, जब एक पानी उबल रहा होता है उसका मतलब होता है उसके मॉलिक्यूल के आपस की सारी फोर्सेस क्या होती हैं, टूट चुकी होती है। हम बोलते हैं वो चीज़ क्या कर रही है, बॉयल कर रही है। तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं, चाहे वो आयोनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल हैं चाहे कोवलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल हैं, जितनी मजबूती के साथ जुड़े होंगे उनको उतना ज़्यादा तोड़ना, अलग करना मुश्किल होगा। और जब वो अलग होते हैं तो वो बॉयल या मेल्ट होना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। यही वजह होती है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड इंतहाई ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होता है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड इनका कंपाउंड का बॉन्ड कमज़ोर, तो ये कमज़ोर तरह के कंपाउंड रखेंगे, इनको ईजिली तोड़ सकते हैं, मेल्ट बॉयल जल्दी कर सकते हैं। इनको क्या होते हैं, मुश्किल, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल बहुत ही मजबूती से जुड़े होते हैं। देखिए छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपने अभी एक एग्जाम्पल पढ़ी है सोडियम क्लोराइड NaCl की। अगर आप इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो भाईजान ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सिर्फ पिघलता है। अब 100 पे पानी उबल रहा होता है, उस टेम्परेचर को जरा गौर से देखें। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट, भाईजान ये आपके पास कम से कम 1413 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर ये बॉयल होता है। तो इतना हाई टेम्परेचर पर जाकर मेल्ट और बॉयल होना ये क्लियरली बताता है कि इनके दरमियान बहुत ज़्यादा क्या मजबूत फोर्सेस हैं जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इनके मद्दे मुकाबले अगर आप इनकी एक मशहूर मिसाल पानी की ले लें, पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री पे मेल्ट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है भाईजान ये सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ज़रा आप मुआवजा करें, कहाँ 800, कहाँ 0, कहाँ 1413, कहाँ 100। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इनके अंदर पाई जाने वाली कमज़ोर फोर्सेस और बॉन्डिंग होती है जो कि कौन सी टाइप है, कोवलेंट बॉन्ड है। इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट। देखो ये पॉइंट बहुत अहम है। इनको मॉलिक्यूल ऑफ, इनका जो भी फार्मूला होगा ना, जैसा कि NaCl है, अब है तो ये भी फार्मूला, और H2O एक है तो ये भी फार्मूला, लेकिन इस फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वाले मॉलिक्यूलर फॉर्म के में नहीं होते। इसी वजह से जो भी आयोनिक कंपाउंड होगा तो वो भी फार्मूला, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं फार्मूला यूनिट। याद रखना, जितने भी आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला होगा उसको क्या बोलते हैं, फार्मूला यूनिट। लेकिन क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल की शक्ल में पाए जाते हैं, अभी हमने देखा, तो इसी वजह से इनको मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। इसी वजह से हम एक स्पेसिफिक टर्म इनको दे देते हैं कि इनके फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलना है और इनके फार्मूला को क्या बोलना है, फार्मूला यूनिट बोलना है। तो ये फ़र्क आपने ज़हन में रखना है। ये जस्ट फॉर द
आयनिक कंपाउंड है। और अब चंद एक मिसालें इसकी देख लेते हैं, इस टॉपिक को फिर कवर अप करते हैं। देखिए इनमें काफ़ी सारी मिसालें, अभी तो एक हमने पढ़ी NaCl है, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड KBr, अच्छा उसके बाद कॉपर सल्फेट। ये सारी की सारी मिसालें किसकी, आयनिक कंपाउंड की हैं। एक मेटल है, दूसरी नॉन मेटल है। अब इनकी अगर मिसालें देखें, इनमें आपके पास HCl है, ठीक है, उसके बाद आपके पास H2O है, H2SO4 है, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वाटर है, ये किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये चंद एक एग्जांपल्स हैं आयनिक कंपाउंड्स की, और कौन सी है, कोवलेंट कंपाउंड की। अब ये टॉपिक आपका सारा ख़त्म हो चुका है। अब आपकी बुक के अंदर एक टेबल दिया गया है जो कि कंपाउंड्स का, उनका साथ में केमिकल फार्मूला दिया गया, वो टेबल बता देता हूँ ताकि आप उसको याद करें। वहाँ से बहुत से MCQs और शॉर्ट आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक छोटा सा टेबल दिया गया है जिसमें कंपाउंड दिए गए हैं और उनका क्या केमिकल फार्मूला दिया गया है। इसमें से बहुत मरतबा ना MCQs और शॉर्ट आ जाता है। तो उनके चंद एग्जांपल ये हैं। वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2O, ठीक है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड, इसको कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। ये इनके जो मैंने ब्लू मार्कर के साथ लिखे हैं, ये इनके आम नाम हैं। अगर कॉमन साल्ट बोलें तब भी यही मतलब हो, सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है। टेबल साल्ट खाने के नमक में इस्तेमाल करते हैं, सैंड रेत जैसे होती है। तो ये इनके कॉमन नेम है, आपको दोनों लिहाज से आना चाहिए। अगर आपसे कॉमन नेम पूछें तब भी उसका केमिकल फार्मूला आना चाहिए, जब उसका एक्चुअल नेम पूछें तो भी आपको आना चाहिए। तो वाटर का फार्मूला H2 होता है, सोडियम क्लोराइड ऐसे नाम से तो इसलिए पता चल जाता है NaCl। और अगर आपसे कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट बोलें तब भी क्या बोलना है, NaCl। उसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो रेत होती है हमारे पास, उसका फार्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एक सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH है, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, इसे वाशिंग सोडा बोलते हैं। ये जो धोबी सोडा होता है मुख्तलिफ कपड़ों की सफाई में इस्तेमाल होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये जो साथ में 10H2O है, इसको बोलते हैं डेका हाइड्रेट। इसको क्या बोलते हैं, डेका हाइड्रेट। डेका केमिस्ट्री में गिनती 10 को बोलते हैं, हाइड्रेट बोलते हैं पानी को, 10 पानी के मालिक्यूल। तो नाम इसका ये होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक हो गया। या सिंपल पढ़ लें Na2CO3.10H2O। तो ये वाशिंग सोडा का फार्मूला है। उसके बाद होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। इसको अनबुझा चूना भी कहा जाता है, ये जहन में रखिएगा। उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं। ये जो हमारे पास मार्बल होता है, अक्सर मकानों में जो है हम इस्तेमाल करते हैं मार्बल, तो ये लाइमस्टोन, चूने का पत्थर भी कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। उसके बाद होता है शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11, ये शुगर का फार्मूला है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है H2SO4। और अमोनिया, ये गैस होती है, इसका फार्मूला होता है NH3। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास कुछ कंपाउंड से जो आपकी बुक में गिवन थे, उनके क्या दिए गए केमिकल फार्मूला। आपको कॉमन नेम से भी उनका फार्मूला आना चाहिए और दूसरा जो उनका एक्चुअल नाम है उससे भी फार्मूला आना चाहिए। आई होप आपको इस लेक्चर में किसी तरह का मसला नहीं होगा। इनको अच्छे तरीके से याद कीजिए। कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 ये पार्ट ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।